इंडिया जो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज और वोट्स के बारे में नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डीप और पर्सनल टॉपिक के बारे में है, रिलीजन। पार्टीशन से लेकर आज तक रिलीजन को किसी ना किसी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में यूज किया गया है। Here in India, religion is the soul of the nation. लेकिन क्यों इंडियन पॉलिटिक्स में रिलीजन को एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया जाता है? Well, in a sense, it's always been important in our society. Even Nehruji, who was not personally religious, recognized Indians are a very religious people. और इस वीडियो में हम रिलीजन और पॉलिटिक्स के इसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट है दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पर। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और इससे भी बड़े सवाल का जवाब जानेंगे, क्यों? इंडिया के फर्स्ट रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिश को ये रियलाइज हो चुका था कि उन्हें अगर इंडिया को एडमिनिस्टर करना है तो उन्हें इंडियंस की मदद लेनी होगी। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिन्होंने इंडियंस के लिए काफ़ी डिमांड्स की। और इसी वजह से 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट को एनफोर्स किया गया, जिसमें इंडियंस की पॉलिटिकल पोजीशंस बढ़ाई गई। 1906 ढाका में कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान को बनाया। इस पार्टी को मोस्टली कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडर्स ही कंट्रोल कर रहे थे, और इस पार्टी का मेन गोल था ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल्टी और मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करना, जिनमें मेन डिमांड थी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि मुस्लिम लीडर्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इंडियंस डिसीजन मेकिंग में इतने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे। और ये चेंज 1909 में आया, जब एक रिफॉर्म लागू किया, जिसके तहत इंडिया को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया, जहां पर इलेक्शंस के थ्रू इंडियन लीडर्स को चूज़ किया जाएगा। और जो मुस्लिम्स की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी, उसे भी ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि जिन्ना ने सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। लेकिन अभी भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं था। और ये चेंज 1915 में आया, जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का रुख ही बदल दिया, और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, AKA महात्मा गांधी। गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर जो उन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला, उसका सबसे बड़ा रीज़न उनके साउथ अफ्रीका में एक्सपीरियंसेस थे। और उन्होंने उन्हीं एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल किया, जहां पर एक तरफ जिन्ना और नेहरू जैसे पॉलिटिशियंस ब्रिटिश हायर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स करते थे, जिनसे आम आदमी की लाइफ में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने किसानों, गरीबों और आम आदमी की प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया और उन्हें फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ा, जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। और ये सब गांधी जी के अटायर में भी दिखता था। ज़्यादातर वक्त गांधी जी धोती और शॉल में ही चलते हुए दिखेंगे,
और उस समय के एक्सप्लॉइटेड इंडिया में मेजॉरिटी इंडियंस गरीब थे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियंस को गांधी जी में कॉमन मैन दिखता था, जो उनकी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहा है एक इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से मेजॉरिटी इंडियंस गांधी जी को सपोर्ट करने लगे। और इसका इम्पैक्ट 1917 में दिखा, जब इंडिया का सबसे पहला सत्याग्रह नॉन वायलेंट मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण मूवमेंट में फार्मर्स इंडिगो प्लांटिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। चंपारण मूवमेंट की वजह से ही गांधी जी इंडियन मासेस के बीच काफ़ी फेमस हो गए थे, और इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी को संत राउत के द्वारा बापू नाम दिया गया। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर में कंट्रोल ले लिया था, और इसी दौरान ही ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर का पार्टीशन कर रहा था, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स खुश नहीं थे, इंक्लूडिंग इंडिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ब्रिटेन ऑटोमन सुल्तान, जिन्हें इस्लामिक वर्ल्ड में रिलीजियस और पॉलिटिकल सक्सेसर माना जाता था प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, इन सब के खिलाफ था, जिस वजह से 1919 में इंडियन मुस्लिम लीडर्स ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच यूनिटी बढ़ सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन्ना ने गांधी जी को इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होने को मना किया, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट एक रिलीजियस एंगल ले चुका था। इसी मूवमेंट के दौरान ही 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी ने इस मूवमेंट को वायलेंटली अपोज किया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस मैसेकर की वजह से ही गांधी जी ने पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की। लाखों में इंडियंस ने ब्रिटिश अथॉरिटी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन जिन्ना इन सब प्रोटेस्ट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफ थे, और उन्होंने इन सबको क्रिटिसाइज भी किया था। इस वक्त तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश भर में काफ़ी चर्चित हो गया था, लेकिन 1922 में गांधी जी ने अचानक से इस मूवमेंट को रोक दिया, क्योंकि 4 फरवरी 1922 में यूपी के चौरी चौरा इलाके में ये मूवमेंट वायलेंट हो गया, जिसमें प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में पुलिस पर अटैक कर दिया, और इसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी पूरी तरह से वायलेंस के खिलाफ थे, और इसी वजह से इस मूवमेंट को रोक दिया गया। इस डिसीजन के लिए गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, और रिस्पॉन्स में उन्होंने इस मूवमेंट को पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक रिलीजियस मूवमेंट कहा। गांधी जी का इस मूवमेंट को एक रिलीजियस एंगल देने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वो अपनी पॉलिटिकल इंस्पिरेशन हिंदुइज्म को मानते थे, बल्कि वो कहते भी थे कि वो पॉलिटिक्स में इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनके हिसाब से राजनीति ही इकलौती ऐसी जगह है जिसे रिलीजन से दूर नहीं रखा जा सकता है। और ये सब गांधी जी के लाइफस्टाइल में भी दिखता था, जहाँ पर वो हिंदू संतों की तरह जीवन जीते थे और मोक्ष प्राप्त करने की बात करते थे। इसके अलावा गांधी जी ने ये भी कहा था कि ब्रिटिश राज के ख़त्म होने पर राम राज आएगा, जिससे हिंदूज तो ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। एंड ऑन द ग्राउंड हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच टेंशन्स बढ़ने लगे। बल्कि जिन्ना ने गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स ना किया जाए, क्योंकि जिन्ना के हिसाब से पॉलिटिक्स सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए है, और गांधी जी ने पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करके इसे अनपढ़ों के लिए एक्सेसिबल कर दिया है। लेकिन आयरनी की बात यह है कि जिन्ना ने आगे जाके एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश की डिमांड की। कांग्रेस के 1929 लाहौर सेशन में यह डिसाइड किया गया कि फिर से नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी, और पिछले फेलियर से सीखते हुए इस मूवमेंट को गांधी जी ने कम्प्लीटली नॉन वायलेंट रखने को कहा। इस मूवमेंट से मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जुड़ सके, इसके लिए गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को टारगेट किया, जिस पर ब्रिटिश अथॉरिटी ने डबल टैक्स इम्पोज किए थे। और मार्च 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत की, जिससे काफ़ी इंडियंस जुड़े।
इस मार्च को गांधी जी ने तीर्थ यात्रा कहा। मार्च के दौरान काफ़ी हिंदू रिलीजियस फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया, जिससे डेफिनेटली ज़्यादातर मुस्लिम्स जुड़ ही नहीं पाए। काफ़ी जगहों में इस मार्च को वायलेंटली भी अपोज किया गया, लेकिन इस बार मार्चर्स ने वायलेंटली रिटेलिएट नहीं किया। सॉल्ट मार्च की वर्ल्ड वाइड रिपोर्टिंग की गई। गांधी जी इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। 1930s तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया। कैसे? एक अलग देश की डिमांड करके, जिसका नाम था पाकिस्तान। नाइनटीन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद जिन्ना ने कोलिशन गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस को अप्रोच किया, लेकिन पटेल जी की कंडीशन थी कि इसके लिए मुस्लिम लीग को कांग्रेस में पूरी तरह से मर्ज होना पड़ेगा, जिससे डेफिनेटली जिन्ना खुश नहीं थे, बल्कि काफ़ी न्यूट्रल मुस्लिम्स भी कांग्रेस के इस डिसीजन से सस्पिशियस हो गए थे। और ये एक तरह से कांग्रेस लीडरशिप की एरोगेंस भी दिखाता है। और कहा जाता है कि इसी इवेंट के बाद इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के नैरेटिव को पुश मिल गया था। बल्कि इस इंसिडेंट के बाद जिन्ना कांग्रेस लीडरशिप को हिंदू राज कहने लग गए थे, जिसमें मुस्लिम्स को कभी जस्टिस नहीं मिल सकता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। कांग्रेस लीडर्स वंदे मातरम को नेशनल एंथम के रूप में प्रमोट करते थे, जिससे मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भजन है माँ दुर्गा के लिए, और पार्लियामेंट सभी रिलीजियस ग्रुप्स की जगह है, वहाँ पर यह अप्रोप्रिएट नहीं है। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस अब एक दूसरे को कंपटीटर्स की तरह देखने लग गए। मुस्लिम लीग के 1940 लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन के थ्रू जिन्ना ने इन फेमस 2 नेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया। अब हालात और भी बेकार होते जा रहे थे और अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। अपने ओपनिंग स्पीच में गांधी जी ने जिन्ना को एक ब्रीफ रेफरेंस दिया था, लेकिन जिन्ना क्विट इंडिया मूवमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले गांधी जी ने उन्हें कंसल्ट ही नहीं किया। गांधी जी और टॉप कांग्रेस लीडर्स को इस मूवमेंट की वजह से जेल में डाल दिया गया और मूवमेंट के वायलेंट होने की वजह से कांग्रेस को ब्रिटिश अथॉरिटी ने बैन कर दिया। मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पूरे देश भर में 2 नेशन थ्योरी प्रोपोगेट की और इसी के साथ इंडिया के पार्टीशन की नींव रख दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो टेंशन्स बढ़ रही थी, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम वायलेंस बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए और इन वायलेंस का इम्पैक्ट 1946 प्रोविंशियल इलेक्शंस में भी हुआ। इन्हीं इलेक्शंस ने कहीं ना कहीं इंडिया के पार्टीशन को रियलिटी बना दिया था। मुस्लिम लीग ने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान बहुत सारे इस्लामिक सिंबल्स और स्लोगन्स का इस्तेमाल किया, जिसके मास्टरमाइंड थे जिन्ना। विद दीज इलेक्शंस इंडियन पॉलिटिक्स केम फुल सर्कल। जहां कुछ दशक पहले जिन्ना ने गांधी जी को वार्न किया था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स ना किया जाए, अब वही इंसान रिलीजन का यूज़ कर रहा था इलेक्शंस को जीतने के लिए। कांग्रेस मेजॉरिटी से इलेक्शंस जीत चुकी थी, लेकिन मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम मेजॉरिटी जगहों में इलेक्शंस जीत गए और यहीं से ही पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन तय हो चुका था। नाइनटीन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने प्रपोज किया कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी पार्टीज मिलकर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाएगी जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिल जाती। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना ने सभी इंडियन मुस्लिम्स को इस प्रपोजल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को कहा। ऑन 16 अगस्त 1946, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द डेडलीस्ट डे में से एक है। इस दिन प्रोटेस्ट्स के दौरान प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से रिलीजियस राइट्स पूरे देश भर में होने लगे। बल्कि इन राइट्स में कन्वर्जन के केसेस भी देखने को मिले, लेकिन सबसे सीवियर राइट्स
कैलकाटा, जो आज का कोलकाता है, वहाँ देखने को मिले। ये पहले ऐसे हिंदू मुस्लिम दंगे थे जिनमें रेप केसेस देखने को मिले। इन पूरे राइट्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गरीब हिंदुओं और मुस्लिमों को हुआ। एग्जैक्ट नंबर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, पर एस्टिमेट्स के हिसाब से जो लोग मरे थे वो नंबर 5,000 से 10,000 के बीच में है, और जो लोग घायल थे वो नंबर 15,000 तक जा रहे थे। इन सब केओस के बीच में फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया कि वो इंडियन लीडर्स को पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टीशन को ऑफिशियल कर दिया गया और अगस्त 15, 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई। 1.4 करोड़ हिंदूज, सिख्स और मुस्लिम्स को अपने घर छोड़ने पड़े पार्टीशन के दौरान। ये इंसिडेंट लार्जेस्ट मास माइग्रेशन है ह्यूमन हिस्ट्री का। दोनों तरफ से लाखों में लोग मरे हैं। गुस्सा रिलीजियस कम्युनिटीज़ में इतना बढ़ चुका था कि जिन ट्रेन्स में लोग माइग्रेट कर रहे थे उनको डिरेल और जलाया जा रहा था। एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हिंदूज़ और सिख्स को मार रहे थे जो इंडिया को माइग्रेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदूज़ और सिख्स मुस्लिम्स को मार रहे थे। हर तरफ सिर्फ दंगे चल रहे थे। पूरे देश भर में कम्युनल टेंशन्स अब कम्युनल राइट्स में बदल चुके थे। लोग ढूंढ ढूंढ कर एक दूसरे को मार रहे थे। रेफ्यूजीज़ के पास रहने तक को जगह नहीं थी, और यहाँ पर लोग फिर भी एक दूसरे को मार रहे थे। अक्टूबर 1947 तक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका था। 72,49,000 हिंदूज एंड सिख्स इंडिया को माइग्रेट हुए थे और 72,26,000 मुस्लिम्स पाकिस्तान को, और जो लोग मरे थे वो नंबर 2 लाख से 20 लाख के बीच में है। इंडियन लीडर्स को एक ऐसा देश मिला था जिसे सैकड़ों सालों से लूटा गया था, और इंडियन लीडर्स ने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक देश के रूप में एस्टैब्लिश किया। और 1951 में इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस हुए जिनमें कांग्रेस जीत गई और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उस वक्त इंडियन लीडर्स ने इंडिया को किसी रिलीजियस ग्राउंड्स में एस्टैब्लिश नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि पार्टीशन की सबसे बड़ी वजह रिलीजियस डिफरेंसेस थे जिन्हें पॉलिटिक्स ने एम्पलीफाई किया। इसलिए 1950s में हिंदू कोड बिल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म किया और उन रिलीजियस लॉज को ख़त्म किया जो काफ़ी रिग्रेसिव थे। ये लॉज हिंदूज़, जैन्स, बुद्धिस्ट्स और सिख्स पर अप्लाई होते थे, लेकिन इंसिडेंटली उस वक्त की हिंदू कंजर्वेटिव पार्टीज़ जैसे जनसंघ और आरएसएस, ये सब इन हिंदू कोड बिल्स के अगेंस्ट थे। इसी दौरान जो बाकी माइनॉरिटीज़ थी जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज़, इनके पर्सनल लॉज को रिफॉर्म नहीं किया, जो कहीं से भी सेकुलर नहीं था। इसके लिए नेहरू जी की सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, और यही गलती कांग्रेस पार्टी को आगे जाकर भारी पड़ती है। 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें भारत को अलग अलग स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया लैंग्वेज के बेसिस पर, ना कि रिलीजन। लेकिन इससे सिख कम्युनिटी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें कोई सिख मेजॉरिटी स्टेट नहीं मिला। बल्कि नेहरू जी ने भारत की आज़ादी से पहले सिख्स को एक स्टेटमेंट के थ्रू अश्योरेंस दी थी कि इंडिपेंडेंस इंडिया में उन्हें सिख मेजॉरिटी स्टेट दिया जाएगा। और सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से 1947 पार्टीशन के दौरान सिख लीडर्स ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और पार्टीशन में सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी अफेक्ट हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मार्जिनलाइज किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल, जो इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस के बाद, और सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किए, और ये प्रोटेस्ट्स काफ़ी लंबे समय तक चले। इस पूरे इंसिडेंट के लिए नेहरू जी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। जब 1962 और 1965 में इंडिया वॉर्स लड़ रहा था चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, तब शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स ने सिख यूथ्स को इन वॉर्स में पार्टिसिपेट करने को कहा। इन वॉर्स में सिख्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से 1965 में इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीत गया।
सिख कम्युनिटी के इन सेक्रीफाइसेस की वजह से नेहरू जी की गवर्नमेंट पर अब प्रेशर था कि उन्हें सिख्स की डिमांड्स को पूरा करना होगा, और इसी कारण 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा इन दो स्टेट्स को बनाया गया लैंग्वेज के आधार पर। नवंबर 1984 में जनरल इलेक्शंस हुए जिनमें कांग्रेस ब्रूट मेजॉरिटी से जीत गई, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, और अगर आपको याद होगा तो 1947 में नेहरू जी की सरकार ने हिंदू कोड बिल्स को पास किया और बाकी माइनॉरिटीज़ के पर्सनल लॉज को रिफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से 1978 में शाह बानो, जो एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी, उनके हस्बैंड जो खुद एक लॉयर थे, उन्होंने ट्रिपल तलाक के अंडर शाह बानो को डाइवोर्स दिया था। और क्योंकि शाह बानो एक अनएम्प्लॉयड वुमेन थी, तो उन्होंने अपने बच्चों और ख़ुद की मेंटेनेंस के लिए लीगली अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस फाइल किया। और क्योंकि शाह बानो एक मुस्लिम वुमेन थी, तो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग उनके हस्बैंड इद्दत पीरियड तक ही उनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। इद्दत पीरियड यूजुअली 3 महीने का होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 में यूनानिमसली शाह बानो के फेवर में डिसीजन लिया। इस केस को काफ़ी मीडिया अटेंशन भी मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस रिलीजियस पर्सनल लॉज को क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अपोज किया, जिसकी वजह से 1986 में राजीव गांधी और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नल्लीफाई कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद कांग्रेस पर यह एलिगेशन लगे कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने हिंदूज को खुश करने के लिए एक डिसीजन लिया जो उनको ही बैकफायर कर गया। कम्युनल टेंशन्स की वजह से 1949 में बाबरी मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन फरवरी 1, 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाबरी मस्जिद के गेट खोल दिए जाए ताकि हिंदूज इसके अंदर पूजा कर सके। और इस जजमेंट के कुछ घंटे बाद ही बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। कांग्रेस पूरी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की ये स्ट्रेटजीज काम नहीं करती है और वो नेक्स्ट इलेक्शंस हार जाती है। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद पर जो डिसीजन लिए थे, वो एक ऐसी पार्टी को पावर में ला लेती है जो आज दुनिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अप्रैल 6, 1980 में भारतीय जनता पार्टी फॉर्म की गई, जिसके पहले प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी। अपने इनिशियल ईयर्स में बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन 1989 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि इशू का फ़ायदा उठाकर बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर इशू को इंक्लूड किया और राम मंदिर मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी। इस मूवमेंट की वजह से बीजेपी बहुत कम समय में इंडिया की नेशनल पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश हो गई थी और 1996 में बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस जीतकर अपनी गवर्नमेंट बनाई। और अगर हम आज की बात करें तो आज सिनेरियो कुछ अलग है। जिस तरह बीजेपी आज मासेस में फेमस है, उसका सबसे बड़ा रीज़न बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, और अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो मोदी जी है। आज नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी पार्टी से भी बड़ी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि नरेंद्र मोदी राइट नाउ एक कल्ट पर्सनैलिटी है। उनका नाम एक ब्रांड है और ये खुद मोदी जी भी जानते हैं। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया, क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण लोग उन्हें भगवान मानते हैं। और नरेंद्र मोदी की ये इमेज कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि डिज़ाइन है। संतोष देसाई, जो एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को ब्रांडिंग और नैरेटिव कंट्रोल की एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग है। फ्रॉम मीडिया टू ग्राउंड वो जानते हैं कि किस तरह ब्रांडिंग की जाती है। आपको मोदी जी हर जगह दिख जाएंगे,
लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं उनमें मोदी जी से जर्नलिस्ट्स ने कभी टफ क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। मोदी जी की एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है। बीजेपी में कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं जो उन्हें आउटशाइन कर सकता है। उसका रीज़न यही है कि वो एक बहुत अच्छे ओरेटर है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और लोग उनकी जर्नी से कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी चाय बेचता था और आज देश का पीएम है। मोदी जी बीजेपी ज्वाइन करने से पहले आरएसएस के प्रचारक थे, और यहीं से ही पता चलता है कि मोदी जी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2002 गुजरात राइट्स, जब एक ट्रेन को गोधरा स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें हिंदू तीर्थ यात्री थे। इस इंसिडेंट की वजह से मोस्ट ऑफ द गुजरात में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, जिनमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, मोस्टली मुस्लिम्स। मोदी जी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उन पर यह एक्यूजेशन लगे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन राइट्स को रोका नहीं। इसके रिस्पॉन्स में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका इन राइट्स से कोई लिंक नहीं है, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन इंसिडेंटली इन वायलेंस के कुछ महीने बाद ही मोदी जी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से गुजरात इलेक्शंस जीत गए, और कहीं ना कहीं आज भी ये दिखता है कि कैसे रिलीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। तो कोर्ट से लेकर संसद तक हम आपकी आस्था के लिए लड़ेंगे। अयोध्या के राम मंदिर को इनॉग्रेट करने के लिए कोई पुजारी नहीं थे, बल्कि मोदी जी थे, वो भी एक अधूरे मंदिर को ठीक इलेक्शन से पहले। The words used by the Shankaracharya of Puri are very powerful words. He says politicians have their limits. He says interfering in every area by politicians is insanity. And then he says overstepping these rules for propagating one man's name is an act of rebellion against God. मुझे तो लगता है जैसे पुरी के शंकराचार्य जी मोदी साहब का जिक्र कर रहे थे। नहीं तो इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कोई इस बात को, उनके वाक्य को समझ ना सके। सच बात यह है कि वही दिखाई देते हैं। तो आपको भी, सभी को अब ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि एक व्यक्ति सबको चला रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, बल्कि ये है कि आप दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा रहे हैं टू फुलफिल योर पॉलिटिकल पर्पसेस। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। लेकिन धर्म का इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हुए दिखी। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। और समाजवादी पार्टी भी धर्म का इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनके पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, यूपी में यादव्स और मुस्लिम्स को टारगेट करके एज अ वोट बैंक। ये सब बताता है कैसे आज
रिलीजन और पॉलिटिक्स इतने हद तक मिक्स हो चुके हैं कि ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जैसे यूपी के बिसौली जगह में पूरन यादव, जो एक किसान हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक हिंदू गांव में सभी यादव अखिलेश को वोट करेंगे, लेकिन मिक्स्ड गांव जैसे कि हमारा, जिसमें यादव और मुस्लिम्स पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट सेम हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद देखना पड़ेगा। ये केस बताता है कि कैसे कुछ लोगों के लिए वोटिंग एक राइट नहीं बल्कि मजबूरी है। और क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि रिलीजन या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना की जाए? मुझे नहीं लगता। आई थिंक एज वोटर्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें भी ये समझना होगा। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ प्यू रिसर्च सेंटर, 84% इंडियंस मानते हैं कि रिलीजन उनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रिलीजन को लेकर ज़्यादातर लोग सेंसिटिव होते हैं, फिर चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, क्योंकि रिलीजन बहुत लोगों के लिए आइडेंटिटी है। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन रीसेंट लोकसभा इलेक्शंस ये बताते हैं कि ये सब बदल रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मोर देन रिलीजन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर मैटर करता है, और इसीलिए अभी भी बीजेपी इन इलेक्शंस को जीत पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की इफेक्टिव वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर फोकस उनको ये इलेक्शंस जिता पाई। और डेफिनेटली कुछ हद तक शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझ चुकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग रिलीजन के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। इट इज़ देयर एंड इट इज़ स्टिल हैपनिंग। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मिला वो था एजुकेशन को बढ़ावा देना, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक लौता सल्यूशन है, क्योंकि ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पर एजुकेटेड लोग भी कास्टिज्म और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आई थिंक इसका सल्यूशन युवल नोआ हरारी, जो कि एक इजरायली ऑथर हैं, उन्होंने अच्छे से बताया है। The question here, which is, do you think there is a way to use your stories, these stories, to alleviate the hatred and the violence that we have right now? And I add to that, the supremacy issue also exists uncomfortably with the victimhood stories. This is the work we need to do, like individually and also collectively, to change the narrative, to change the story. Again, you see it all over the world that people everywhere tell their story as a story of victimhood. You have also some of the most powerful countries in the world telling its story as a story of victimhood. Everybody is against us, everybody hates us, everybody tries to destroy us. To change the narrative. हमास, इजराइल, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, जिसके बारे में सब बात करेंगे, लेकिन हमारे ही देश में एथनिक एंड रिलीजन बेस्ड राइट्स हो रहे हैं मणिपुर में, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम इन सिचुएशंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें इस नैरेटिव को बदलना होगा। हिस्ट्री में एक ऐसा पॉइंट था जब औरतों को वोटिंग राइट्स देना एक टैबू माना जाता था, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई वायलेंस नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिसमें इस नैरेटिव को बदला गया कि औरतें भी वोटिंग राइट्स डिज़र्व करती हैं। और हमें भी इस नैरेटिव को बदलना होगा, जिसमें कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को रोकना होगा। फिर चाहे किसी महात्मा ने ही ये क्यों ना कहा हो कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से दूर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आखिर में एक महात्मा भी इंसान है और इंसान गलत हो सकते हैं। लेकिन तब तक बिसौली के एक किसान का ये केस बताता है कि इन दी एंड रिलीजन इज़ पॉलिटिक्स।